हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। 24 मार्च सेकंड शिफ्ट के पूरे क्वेश्चंस मिल चुके हैं, जो कि यहां पर हम पूरी डिटेल के साथ में कवर करने वाले हैं। तो आपको बता दें गाइस, अगर चाहते हैं आपकी इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मिले तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये स्टेप फॉलो करते ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी हमने टॉप 100 की टॉप 300 वाली पीडीएफ स्पेशल डाली है, उसके लिए आपको ये वाला पटवारी वाली स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है, इसमें डाल दिए तो आप आसानी से जाकर इसमें एक्सेस कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज उसका नहीं है। क्लियर है? तो गाइस, यहां से आपको बता दें, सुबह की शिफ्ट में करीबन 5 क्वेश्चन हमने आपको बताए थे, पर वहां से करीबन 5 से 7 क्वेश्चन आपके बने थे। उस वाली कल वाली हमने जो टॉप 100 300 वाली जो वीडियो डाली थी, वहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं वहां से। तो उन वीडियोस को जरूर से देखिएगा। 2 वीडियो अभी तक डाल चुके हैं, 600 के क्वेश्चंस कवर करे थे और काफी ज्यादा क्वेश्चंस वहां से आपके आ रहे हैं। आज भी क्वेश्चंस पूछे गए, वो भी प्रूफ के साथ में बताऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सभी 8 सब्जेक्ट का डेटा हम कवर करेंगे इस वीडियो में, एनालिसिस कवर करवाएंगे। अगर आपका आने वाले किसी भी दिन एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गाइस देखिए, सबसे पहले हम जीके करंट अफेयर को कवर कर लेते हैं। और जीके करंट अफेयर में हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है और यही क्वेश्चन आपका कॉपी है। ये हमने जो कवर करवाया है कल वाली वीडियो और सुबह वाली वीडियो में, उसी में से आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, एज इट इज कॉपी है। एक अक्षर की या एक स्पेलिंग की भी इसमें मिस्टेक नहीं है, और उसमें और इसमें। क्लियर है? तो गाइस, इसीलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि उन वीडियोस को देख लीजिएगा, आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आपको पहले से चीजें पता रहेंगी तो डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं, फिर भी आप बात समझ में नहीं आ रही है, तो देख लीजिएगा अपने हिसाब से जो भी आप करना चाहें। बाकी हमने आपको बता दिया है, अब अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जो जामा मस्जिद देखने को मिलती है, ये चंदेरी में देखने को मिलती है। देखिए, भारत में बिना मीनार के निर्मित एकमात्र जामा मस्जिद है चंदेरी में, जो कि अशोकनगर जिले में आती है। तो अगर आपको चंदेरी ना भी मिले तो आपको अशोकनगर जिला याद रखना है कि किस जिले में है, तो अशोकनगर आपको दिया रखेगा। चंदेरी की जामा मस्जिद में 3 संगमरमर की गुम्बद है, और अन्य सभी मस्जिदों की तरह इसमें मीनार देखने को नहीं मिलते हैं। संगमरमर के गुम्बद यहाँ पर बने हुए 3। तो याद रखिएगा, बिना मीनार वाली मस्जिद इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें मीनार एक भी नहीं है, संगमरमर की गुम्बद ओनली बनी हुई है। और इस जामा मस्जिद की नींव गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान रखी गई थी। मस्जिद पत्ती अलंकरण, सजावट और पुष्प और ज्यामिति स्वरूप में है। मस्जिद में 200 लोगों की क्षमता है और इस क्षेत्र की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? सही जवाब रहेगा, ये भी सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन है आपका, कॉपी है, एज हमने कवर करवाया है आपको। तो मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र से लगती है? तो बालाघाट जिले की सीमा लगती है। देखिए, मध्य प्रदेश के 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों के साथ में जुड़ी हुई है, और ये मध्य प्रदेश के 6 जिले हैं। कौन कौन से हम आपको कवर करवा देते हैं। सिंगरौली जो जिला है, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के से लगती है। इसी तरह बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ में सीमा मिलाता है। अलीराजपुर की बात करें तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के साथ में सीमा को साझा करता है। वहीं झाबुआ जिला गुजरात और राजस्थान के साथ में सीमा को मिलाता है। मुरैना जिला राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में इसकी सीमा लगती है, और शिवपुरी जो है आपका, इसकी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा लगती है। तो ये टोटल 6 जिले हैं आपके जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से लगती है, 2 राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगर आप राजमार्ग से उमरिया जा रहे हैं तो कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आपके पास में सबसे पास में पड़ेगा? या फिर सड़क मार्ग से बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो रिजर्व है, ये किस जिले के पास में? इस तरह से क्वेश्चन पूछा है। किसी को भी एग्जैक्ट पैटर्न पता नहीं है कि एग्जैक्ट उसका पैटर्न क्या था, क्या वो क्वेश्चन में एग्जैक्ट हमें चीजें तो समझ में आ रही है कि वो पूछना क्या चाह रहा है और क्या बताना चाह रहे हैं, बट एग्जैक्ट पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा होगा। फिर जो भी पूछा हो, आपके कॉन्सेप्ट दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कुछ इस तरह से वो पूछा गया है। तो बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, बेसिकली इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है, जो कि उमरिया जिले में। तो आपसे उमरिया जिला पूछा होगा या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पूछा होगा। एक चीज इसमें दे रखी होगी आपको आंसर में, और एक चीज आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा होगा। तो ये आपका सही जवाब रहेगा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये रॉयल बंगाल की बाघों की बड़ी आबादी के लिए स्पेशली जाना जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, और इसको 1993 में टाइगर रिजर्व बनाया गया। बाघों का सबसे अधिक घनत्व इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है? देखिए, जनगणना से सुबह वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था, हमने बताया था आपको, अच्छे से कर लीजिएगा। और इस वाली शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना है कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो महिलाओं
की जो संख्या है यह है 3,50,14,503। ये महिलाएं मध्य प्रदेश में हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें कि 11 की जनगणना के अकॉर्डिंग पूरे मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या है तो 7,27,00,000 है। और 2001 में जनगणना थी उसके अकॉर्डिंग 6,03,00,000 थी। तो आप देख लीजिएगा इन आंकड़ों को, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या है 7,26,26,809। इसमें पुरुष 3,76,12,306 है और महिलाएं हैं 3,50,14,503। क्लियर है? याद रखिएगा एक डेटा को। और 2021 का डेटा भी डाल दिया, अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि कांस्टेबल में ये 2021 की भी जनगणना से क्वेश्चंस बने थे। और इस दशक में कुल जो जनसंख्या वृद्धि देखी गई है 20.35% है और इसका पिछला जो दशक था उसमें 24.34% वृद्धि दर आंकी गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो में कौन सा मंदिर है जिसमें कलाकृतियां का सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जितनी भी कलाकृतियां आपको देखने को मिलती है खजुराहो के मंदिरों में, उन कलाकृतियों की यहाँ पर बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश के खजुराहो में कौन सा मंदिर है जिसमें कलाकृतियों का सबसे ज्यादा प्रदर्शन किया गया है। नो डाउट इसका राइट आंसर भी हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पर एग्जैक्ट इसलिए डेटा हमने नहीं डाला है आंसर में कि हो सकता है कुछ और भी इसमें आपको पूछा गया हो क्वेश्चन में। क्लियर है? तो अगर ये रिपीट होगा तो वापस से कुछ लोग गलत कर देंगे उसको यहाँ पर आंसर देख के। तो आपके ऊपर डिपेंड करता हूँ, मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर ये डिटेल डाली है, इसमें आपको क्लियर कर दूंगा एक एक चीज, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसका राइट आंसर लगा पाएंगे जो भी आपको आंसर दिया होगा। और जिन्होंने एग्जाम दिया था वो आप हमें कमेंट में जरूर से क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या पूछा था। डिटेल कवर करते हैं। देखिए ये जो शानदार बेसिकली खजुराहो के जो मंदिर है इनके अंदर करीबन 246 कलाकृतियां हैं, जबकि 646 कलाकृतियां बाहर है। यानी खजुराहो के जो मंदिर है इनके अंदर 246 कलाकृतियां हैं और बाहर 646 कलाकृतियां हैं। तो सबसे जो ज्यादा है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप क्या लगाएंगे। वो पूरी चीजें पहले डिटेल समझिएगा उसके बाद में आप क्लिक करिएगा। देखिए कंदरिया जो महादेव मंदिर परिसर है ये लगभग 107 फुट ऊंचा है। कंदरिया महादेव मंदिर करीब 31 मीटर ऊंचे खजुराहो का यह मंदिर कंदरिया महादेव जो मंदिर है मंदिर में सबसे विशाल है और भव्य मंदिर है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। इस मंदिर में कामुकता को दर्शाते हुए करीब 872 मूर्तियां हैं। कुछ लोग हमें बता रहे थे कि कलाकृतियां की जगह मूर्तियां दे रखा था कि सबसे ज्यादा मूर्तियां किस मंदिर में है खजुराहो के। तो ये 872 मूर्तियां आपको इसी में देखने को मिलती है। कहां पर? कंदरिया महादेव मंदिर में। और प्रत्येक मूर्ति की जो ऊंचाई है करीबन 1 मीटर है। या फिर अगर कलाकृतियां आया होगा तो ये डेटा आपको मिल चुका है और भी आगे बताएंगे आपको। देखिए खजुराहो स्मारक समूह जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है। यूनेस्को की जो साइट है विश्व धरोहर इसमें शामिल है ये। और अपनी ये जो मंदिर है अपनी नागर शैली की वास्तुकला के स्पेशली जाने जाते हैं। मंदिरों का शहर मोड़े हुए पत्थरों से बने हुए खजुराहो के मंदिरों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और ये जो शहर है चंदेल साम्राज्य की पहली राजधानी थी। चंदेल वंश के शासक और खजुराहो के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रवर्मन थे। याद रखिएगा डिटेल आपको कवर करवा दिए। अगर आपसे कलाकृतियों का पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? कलाकृतियों का पूछा जाए तो ये आपका जवाब होना चाहिए दोनों। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ऊंची कितनी मूर्तियां हैं, सबसे ज्यादा मूर्तियां कितनी हैं, तो इस तरह से इस फेवर में ये आपका जवाब रहेगा। अब ये आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये पता चलेगा, उसके बाद में क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंबल मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में बहती है? तो चंबल मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी बहती है और उत्तर प्रदेश में भी बहती है। अब ऑप्शन में आपको क्या मिला था वो आपको पता होगा। क्लियर है? तो दोनों आप याद रखिएगा, 3 राज्य में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? चंबल उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश से बहती है। चंबल नदी का बेसिकली उद्गम कहां से हुआ? सबसे पहले हम स्टार्टिंग से ही बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति महू जिले के जानापाव पहाड़ियों की सिगार जो चोटी है यहाँ से हुई है। वुचू पॉइंट से हुई है, बेसिकली वुचू पॉइंट से निकली है चंबल नदी। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इस प्रकार यह वृत गंगा जल निकासी प्रणाली का हिस्सा बन गई है। तो चंबल उत्तर पूर्व में मध्य प्रदेश में बहती है और राजस्थान के माध्यम से कुछ समय के लिए बहती है ये। और फिर उत्तर प्रदेश में यमुना में शामिल होने के लिए दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ने से पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये सीमा बनाती है। तो ये 3 राज्यों में बेसिकली बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था दूध, घी, दही। अब इन तीनों में से आप तो या तो तीनों ऑप्शन दे रखा होगा, लास्ट ऑप्शन दे रखा होगा उपरोक्त सभी, या फिर एक दे रखा होगा जो आपको क्लिक करना था। तो वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था दूध, घी और दही। आर्यों के लिए मुख्य भोजन गाय का दूध जिसका उपयोग बलि के लिए, घी बनाने के लिए किया जाता था। प्रारंभिक ऋग्वैदिक जो काल था इसके दौरान गाय को सबसे मूल्यवान संपत्ति माना जाता था। पशुपालन उनका प्रमुख व्यवसाय था और उस समय समाज का
समाज जो था वो पितृसत्तात्मक था। ऋग्वेद काल में गाय को गोधन या गाय का धन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की अध्यक्षता यानी बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है और इसके सत्रों की अध्यक्षता भी इनके द्वारा ही की जाती है। राज्यसभा के उपसभापति जो सदन के सदस्यों द्वारा आपस में से चुने जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का नियम है। तो ये 108 आर्टिकल है, ये क्वेश्चन पहले भी बन चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गाइस देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो मैं आपको पहले ही कवर करवा दूं। ये आपका चंबल मध्य प्रदेश के अलावा कौन से में बहती है, ये आपका एज इट इज कॉपी हुआ है कांस्टेबल हमने जो पढ़ाया उसी में से कल वाली वीडियो से। इसके अलावा आगे और देखिएगा, मैं आपको आगे और कवर करवाता हूँ। इसके अलावा ये जनसंख्या वाला जो क्वेश्चन है ये भी एज इट इज कॉपी हुआ है, इसको भी हमने करवाया है। ये क्वेश्चंस अगर आपके लगातार रिपीट हो रहे हैं तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। संजय डोबरी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? संजय डोबरी जो नेशनल पार्क है ये सीधी और सिंगरौली जिले में है। आप याद रखिएगा, कांस्टेबल की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, हमने आपको कवर अभी तक नहीं करवाया है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आगे कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चंस भी सीधे वहीं से आ रहे हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन। संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी सिंगरौली जिले में फैला हुआ है, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में स्थित है। संजय डोबरी बाघ अभ्यारण्य जिसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में है और इसका नाम बदलकर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं क्रमशः गोपद बनास नदियां है ना द्वारा बनाई गई है और अधिकतर यहाँ पर साल के जो वृक्ष है ये देखने को मिलते हैं, इनको सोरिया रोबस्टो बोला जाता है। 2004 में मध्य प्रदेश के लिए एक आधिकारिक जनगणना के अनुसार संजय राष्ट्रीय उद्यान में 6 बाघ थे और अक्टूबर 2008 से मई 2009 के बीच में कोई बाघ यहाँ पर नहीं देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि 2022 में जॉर्जिया मेलोनी, देखिए 2022 में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है? सही जवाब रहेगा इटली। इटली की प्रधानमंत्री के रूप में इनको चुना गया है, जॉर्जिया मेलोनी इनका नाम है। अक्टूबर 2022 को अपनी कैबिनेट के साथ इटली की पहली महिला और 31वीं प्रधानमंत्री के रूप में ये शामिल हुई और इन्होंने शपथ ली है। तो जियो इनका नाम है, जॉर्जिया मेलोनी, जो कि अति दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी से ताल्लुक रखती है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इटली में सबसे दक्षिणपंथी सरकार में से एक का नेतृत्व ये करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बना है आपका, हड़प्पा से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्लियर है? तो गाइस क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है, हमें टॉपिक मिल गया, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है, हम यहाँ से आपको कवर करवा देंगे चीजें। देखिए जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का उपयोग करने वाले पहले शोधकर्ता थे। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 से 1750 ईसा पूर्व से फैली गई है। क्लियर है? इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट जो विशेषता है इसका शहरीकरण है। इसके अलावा भेड़ और बकरियां, कुत्ते, मवेशी, भैंस और हाथी सिंधु घाटी सभ्यता में पालतू थे। राजधानी अगर बात करें तो राजधानी शहर यहाँ का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई के जो गवर्नर थे ये कौन थे? तो स्वतंत्रता के समय आरबीआई के जो गवर्नर थे ये थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तीसरे नंबर के गवर्नर थे। क्लियर है? 11 अगस्त 1943 को ये बने थे और 30 जून 1949 तक ये रहे थे। स्वतंत्रता की प्राप्ति के समय भारत के ये गवर्नर थे। तो याद रखिएगा 1947 में यही थे क्योंकि 43 से 49 तक ये रहे हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका जो है परिचालन शुरू किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है ये भारत में जितनी भी बैंक होती है उनको रेगुलेट करता है। तो जितने भी बैंक हैं बैंकों को रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, इसका मुख्यालय मुंबई में है। सर ऑसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे और पहले भारतीय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जो है सी.डी. देशमुख थे, जिसके दौरान आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि क्वेश्चन यही बना होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे? क्लियर है? सी.डी. देशमुख उस फेवर में भी आपका सही जवाब रहेगा और इस फेवर में भी क्वेश्चन है कि पैटर्न आपका अलग है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माधवराव सिंधिया का जन्म किस सन में हुआ था? तो माधवराव सिंधिया का जो जन्म हुआ था ये 10 मार्च 1945 को हुआ। 10 मार्च 1945 मुंबई में इनका जन्म हुआ। भारतीय राजनीतिक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री ये थे। 1961 में अपने पिताजी जीवाजी राव थे इनके पिताजी, उनकी मृत्यु के बाद ग्वालियर के अंतिम नाममात्र के महाराजा ये बने थे। 1971 में भारत के संविधान में
26वां जो संशोधन किया था उसके बाद भारत सरकार ने रियासतों के सभी जो आधिकारिक प्रतीक थे उनको समाप्त करने का निर्णय लिया था, जिसमें शीर्षक और विशेषाधिकार पारिश्रमिक ये भी शामिल थे। तो उनके पुत्र का नाम अगर आपसे पूछा जाए किसके, माधवराव सिंधिया का, तो आप याद रखिएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्वेश्चन आपका बना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है कि क्या क्वेश्चन बना था, बट इनके बारे में आपसे चीजें पूछी गई हैं। देखिए जवाहरलाल नेहरू जो है भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और वह प्रधानमंत्री पहले थे जिनके पास में पद का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के वास्तुकार ये हैं जवाहरलाल नेहरू। और 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री यही थे। भारत के योजना आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम किया है। इसके अलावा इन्हें 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंचायती राज्य जो नाम दिया है जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य को मध्य प्रदेश जो नाम दिया है ये भी जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। अगला पॉइंट है आपका नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया अखबार है और वे पहले प्रधानमंत्री है जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। शांतिवन इनका शमशान घाट का नाम है, इनका जवाहरलाल नेहरू है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कांस्टेबल में तो पूछा गया है बट इसी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन डबल से पूछा जा चुका है। तो लिंगानुपात है 931। 2011 में मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,27,26,00,000 थी। क्लियर है, तो याद रखिएगा। और लिंग अनुपात 931 था। तो साक्षरता जो दर थी ये थी 69.32%। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है ये 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है, तो ये याद रखिएगा। सारी चीजें यहाँ से आपकी पूछी जाएंगी और विशेष करके आपको इनके बारे में डिटेल के साथ भी याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश का जो लिंगानुपात है ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। बालाघाट जिला सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। और भिंड जो जिला है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है जहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर केवल 837 महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था नहीं मिला है। पुष्यमित्र शुंग जो थे ये शुंग वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र शुंग 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश का संस्थापक था और 36 वर्षों तक शासन किया इसने। अंतिम मौर्य राजा वृहदत्त का कमांडर इन चीफ था। वृहदत्त से कल क्वेश्चन बना था कि जो गुप्त वंश था इसको किसने समाप्त किया था। इस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, मौर्य वंश या गुप्त वंश। तो याद रखिएगा इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। तो कमांडर इन चीफ सेनापति था ये वृहदत्त का और इनकी हत्या इसने की थी पुष्यमित्र ने। युद्ध में वृहदत्त को मार डाला था और उनका बेटा जो था अग्निमित्र उसका उत्तराधिकारी बना था पुष्यमित्र का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन मुगल सल्तनत का उत्तराधिकारी था। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अभी भी ये क्वेश्चन जो है आधा अधूरा है, इसमें कुछ चीजें छुटी हुई है। क्या चीजें छुटी हुई है, यहाँ पर आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलता है बताइए निम्न में से कौन बाबर का उत्तराधिकारी है या मुगल सल्तनत के जो बाबर था उसका उत्तराधिकारी कौन था। इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं। एक का नाम दे रखा होता है उसके बाद में उत्तराधिकारी का नाम पूछा जाता है। ऐसे तो सभी उत्तराधिकारी होते हैं बाबर को छोड़कर, क्योंकि बाबर ने तो यहाँ पर स्थापना की थी इसकी मुगलों का सबसे पहले यही लेकर आया था। तो इस तरह से चीजें बनती है यहाँ पर। तो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था। बाकी हम डिटेल कवर करवा दे। बाबर 30 अप्रैल 1526, 26 अप्रैल 26 दिसंबर 1530 तक शासन किया। हुमायूं का देख लीजिएगा, अकबर का, जहांगीर, शाहजहां, इसके अलावा औरंगजेब। इन सभी के बारे में डिटेल में आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, माफी चाहेंगे इसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी से प्रश्न पूछा गया था अटल जी से। तो अटल जी के बारे में डिटेल हम कवर करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 1996, 98, 99 और 99 से 2000। क्लियर है, तो 1924 से 2018 तक ये रहे हैं। वाजपेयी पहली बार 1957 में भारतीय संघ जो जनसंघ था बीजेएस जिसको बोला जाता है इसके सदस्य के रूप में संसद के लिए चुने गए थे। वहां 5 दशकों से अधिक समय तक भारतीय संसद के सदस्य रहे और वहां 10 बार लोकसभा के लिए, 2 बार राज्यसभा के लिए भी चुने गए। 1996 में अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तो प्रधानमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है ये 13 दिन तक ओनली चला था। तो 13 दिन तक के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ग्रेनाइट रेगिस्तान किसका उदाहरण है। तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। याद रखिएगा आग्नेय चट्टान ये पिघले हुए लावा से बनते हैं जो ठंडा होकर इन आग्नेय चट्टानों को बनाता है। इसका उदाहरण बेसाल्ट और ग्रेनाइट होता है। देखिए मुख्य रूप से जो चट्टानें होती है ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, आग्नेय चट्टान, कायांतरित और आपकी अवसादी चट्टान है। गाइस यहाँ पर जीके के पूरे क्वेश्चंस आपको डिटेल के साथ में कवर करवाए। आई थिंक आपको
पता चल चुका होगा कि क्या पैटर्न रहा है। अब आइए हम साइंस को कवर कर लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी डिटेल बता दूं मैं। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिस पे काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। अगर आपने इनरोल नहीं किया कर लीजिएगा। बेस्ट टेस्ट सीरीज है, एग्जाम से पहले आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की एमपीएसआई की स्पेशली प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट सीरीज आप इसको बोल सकते हैं। ये एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपी करंट अफेयर की 2023 की ई बुक है और ये 2022 की ई बुक है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके सारी डिटेल आपको वहीं पर मिल जाएगी। साइंस के बारे में कवर करें। पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, दांत को मजबूत करने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कवक अपना भोजन कैसे करते हैं। तो कवक अपना भोजन जो होते हैं मृत एवं अपघटित जीव पदार्थ होते हैं उनसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है, कवक फंगस से। आई थिंक यही आपका क्वेश्चन ये होगा। क्लियर है। ऊर्जा रूपांतरण या ऊर्जा स्थानांतरण कैसे होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कवक वाली बीमारी कौन सी है, कवक जनित जो रोग होते हैं वो कौन कौन से। तो मेनिंजाइटिस, रक्त प्रवाह संक्रमण, त्वचा और फेफड़ों के संक्रमण, ये सभी कवक वाली बीमारियां हैं। मीथेन का सूत्र क्या है, तो CH4 ये मीथेन का सूत्र है। जी का मान किसने दिया, तो हेनरी केवेंडिश ने जी का मान दिया है। एसआई मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बने हैं। फंगस कहां से खाना बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। हंसाने वाली गैस कौन सी है, इसका सूत्र क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड ये होती है, N2O इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, दंत क्षय को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो दंत क्षय जो होते हैं, देखिए दंत क्षय से बचाव के लिए नियमित मौखिक स्वच्छता और आहार में परिवर्तन जैसे निवारण और ये सारी चीजें हैं। आई थिंक आपको इसके अलावा भी और कुछ ऑप्शंस मिला होगा, बट ये डिटेल अगर आपको लंबे लंबे ऑप्शंस मिले होंगे तो यही डिटेल आपको दे रखी होंगी। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र आपसे पूछा है। तो दर्पण का जो सूत्र होता है, दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v ये आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला और अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में एमएस एक्सेल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है, ये क्वेश्चन बना है। तो देखिए एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन से जो होता है ये सेल का निर्माण होता है, यानी सेल उसको कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया, ये क्वेश्चन इसी पटवारी की एग्जाम में रिपीट हो चुका है। एक दिन और पहले भी पूछा जा चुका है। वैक्यूम ट्यूब इसको बोला जाता है। कुछ क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट हो रहे हैं आपके साइंस और कंप्यूटर, इनमें आपके ज्यादा देखने को मिल रहा है रिपीटेड क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जैक्ट पैटर्न भी पता नहीं रहता किसी को, इसलिए क्वेश्चंस आई थिंक उसीलिए रिपीट आपके हो रहे हैं, बार बार एक जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। देखिए ये टेक्स्ट को किसी जगह पर पेस्ट करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, शॉर्टकट की का कंट्रोल V का किया जाता है। हाइड करने के लिए कौन से की का उपयोग किया जाता है, विंडो 10। देखिए विंडोज 10 जो होता है इसमें एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये EXC, XLS और XLSX, ये आप देख लीजिएगा, ये कुछ एक्सटेंशन है जो कि इसमें होते हैं। पीपीटी से क्वेश्चंस आपके बने हैं। GUI का पूरा नाम आपसे पूछा गया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसको बोला जाता है। मेमोरी से क्वेश्चंस पूछे गए और नेटवर्किंग वेब ब्राउजर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बने हैं। हिंदी में बात करें, छंदों के बीच में रुकने को क्या कहा जाता है, तो उसको विराम लेना। अगर विराम आपको ऑप्शन में ना मिला था तो आपका यति सही जवाब रहेगा। क्लियर है, तो ये दोनों उसको बोला जाता है। रसचंद का अलंकार से आपके क्वेश्चंस बने हैं। समाज से क्वेश्चंस पूछे गए, मुहावरे लोकोक्तियों से क्वेश्चंस पूछे गए, संधि से क्वेश्चन बने हैं, अलंकार से भी क्वेश्चंस पूछे गए जैसा कि हमने अभी आपको कवर करवाया है। इसके अलावा विलोम शब्द से क्वेश्चंस बने, कारक से क्वेश्चंस पूछे गए, अनेक वाक्य के लिए शब्द, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार से क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। इसके अलावा और भी पर्यायवाची विलोम शब्द, इनसे लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। तत्सम तद्भव से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं और भी टॉपिक्स आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन बना है। निचले स्तर मार्केटिंग की जा रही है तो ऊपर वाले कैसे बनाते हैं, इस तरह से कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट पैटर्न नहीं मिल पाता है। कथन वाले क्वेश्चंस बन रहे, विपणन से प्रबंध वाले क्वेश्चंस जो हैं ये भी आपके बन रहे हैं। इसके अलावा स्टाफिंग से आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे, नियंत्रण से क्वेश्चंस आपके बन रहे, नियोजन से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, इकोनॉमिक प्रबंध से क्वेश्चंस आपके बन रहे, समन्वय से भी आपके लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्लियर है। और बात करें हम परिभाषाओं से क्वेश्चन बन रहे हैं, मार्केटिंग से, उपभोक्ता से, संगठन से, इन सभी टॉपिक से आपके लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन था, टेलर का सिद्धांत कौन सा नियम पालन नहीं करता, इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बना है। इंग्लिश में बात करें, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आ रहे, एरर से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से, सेंटेंस करेक्शन से, वोकैबुलरी से, सिनोनियम से, एंटोनियम से, एक्टिव पैसिव वॉइस से, मिस स्पेल से, इन सभी से आपके लगातार क्वेश्चंस मिल रहे हैं। मैथ्स की बात करें, पाई चार्ट्स आ रहे हैं गाइस, बॉडमास से, अनुपात समानुपात, लाभ हानि से क्वेश्चन आ रहे, लाभ समय दूरी से, समय कार्य से भी आ जाए, समय और ऊंचाई दूरी वाले क्वेश्चंस भी आपके बनने लगे हैं। क्षेत्रमिति से 2D 3D में क्वेश्चंस आ रहे, सिंप्लीफिकेशन के बन रहे, प्रायिकता के बन रहे, इसके अलावा परसेंटेज वाले भी आ रहे हैं। एज वाले प्रॉब्लम जो है वो क्वेश्चंस भी आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं।
तो देख लीजिएगा समय चाल, दूरी, पाई चार्ट वगैरह ये सारे जो SICI के जितने भी टॉपिक है, संख्या पद्धति, ज्यामिति, रेलगाड़ी, इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि लगातार यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सुबह की शिफ्ट में ना पूछेंगे, शाम को पूछ लेंगे, पर क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं आपके। क्लियर है। रीजनिंग में कथन निष्कर्ष आपका पूछे जा रहे हैं, वेन डायग्राम से क्वेश्चन आ रहे हैं, आकृति वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, मिसिंग नंबर से आ रहे हैं, इसके अलावा दिशा निर्देशन से आ रहे हैं। और ये आकृति वाले क्वेश्चन आप अच्छे से कवर करें क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल रहा है। सिलोजिज्म से क्वेश्चन बन रहे, क्रम व्यवस्था से बन रहे, कोडिंग डिकोडिंग से बन रहे, रैंकिंग से क्वेश्चन बन रहे। तो ये सारे इसी टॉपिक से आपके जो मैथ्स रीजनिंग में लगातार वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। एक दो शिफ्ट में अगर नहीं पूछा जाएगा तो उसके बाद में जस्ट पूछ लेगा, बट वहां से क्वेश्चंस आपके देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है। तो पूरा A to Z आपको एनालिसिस कराया है पूरी डिटेल के साथ में। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि कैसा क्या पैटर्न रहा है इस शिफ्ट का, और आपको पता भी चल चुका होगा। इस वीडियो को जाए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा दीजिए जिससे जो भी नया वीडियो है इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। क्लियर है। इस वीडियो के PDF के लिए आपको टेलीग्राम को डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों को ज्वाइन कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें ये कुछ कोर्सेज है जिनको ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इन पर जरूर से विजिट करें और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आसानी से आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे अब कल के फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।